ओके, देन लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। होपफुली आप लोग को मेरी आवाज आ रही है। एक बार मुझे बता दो आप लोग, आ रही है मेरी आवाज अच्छे से? यस सर। हाँ, परफेक्ट। ओके, चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तक, राइट। आज हमें उससे आगे कंटिन्यू करना है। तो पहले तो गाइस एक चीज कि आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम लोगों का। कैसे चेंज हो जाएगा? देखो, क्योंकि अभी तक हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे, राइट। तो हमें बहुत ज्यादा कुछ जानने जैसा कुछ था नहीं उसमें, क्योंकि एक सेकेंड, सॉरी। तो बहुत ज्यादा जानने लायक कोई चीजें थी नहीं हमें। बट जब अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट, अब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आगे से स्टार्ट होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि वो हम लोग कैसे कवर करने वाले हैं। तो लेट मी फर्स्ट शेयर द स्क्रीन। अब जैसे आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पॉलिटी कर रहे हैं अभी, राइट। और हम लोगों ने क्या सोर्स लिया हुआ है? लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक। बट हमें उसमें सब कुछ भी नहीं करना होता है ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज बेसिकली फॉर क्या? सिविल सर्विसेज, राइट। बट हमें इस बुक में जो चीजें अपने एग्जाम के लिए चाहिए, राइट, जो हमारे लिए यूजफुल है, उन सारी चीजों को हम लोग कवर करते चलेंगे। फाइन। बट इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा कैसे डिफरेंट होगा हमें, कि क्या हम लोग पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आगे जाकर लीगल भी पढ़ेंगे, राइट। पॉलिटी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन जो भी पढ़ेंगे उसको हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जानना। तो जैसे देखो कि पॉलिटी और लीगल करेंगे जब हम लोग, तो उसको कैसे कवर करेंगे? अगर हम लोग मान लो, हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर मान लो हम लोग प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, राइट। तो प्रियम्बल को क्या हम लोग बस क्या एज ए प्रोविजन पढ़ेंगे कि हाँ प्रियम्बल का क्या रोल था, प्रियम्बल में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या बस ऐसे ही करेंगे? नहीं, उसके साथ जो भी चीजें उससे रिलेटेड है, राइट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस एग्जाम में जजमेंट्स, सॉरी, इस एग्जाम में जजमेंट्स आते हैं, राइट, लैंडमार्क जजमेंट आते हैं। तो उन लैंडमार्क जजमेंट को हम लोग बाद में तो पढ़ेंगे ही, राइट। उन लैंडमार्क जजमेंट को हम लोग बाद में तो पढ़ेंगे ही। बट जो जो जिस जिस प्रोविजन से रिलेटेड होगा उसको साथ में कवर करते चलेंगे। अब इससे ये अच्छा रहता है ना इस चीज से, कि आप लोग उसी टाइम पे उन सारी चीजों को इंटरलिंक्ड करके समझते चलते हो, राइट। अगर हम लोग प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में हमारे जो दो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, इन रे बेरुबरी है और दूसरा केशवानंद भारती वाला केस है, राइट। तो ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उसको वहीं उसी टाइम पे पढ़ेंगे, प्रियम्बल के टाइम पर ही पढ़ेंगे, राइट। बाद में, ताकि जब हम लोग बाद में जजमेंट पढ़ें तो आप लोगों को वो सारी चीजें नई ना लगे। तो जो जो लैंडमार्क जजमेंट का जहां जहां रेलिवेंस है हम लोग साथ में वहीं कवर करते चलेंगे। और और भी सारी चीजें होती है, मान लो किसी मैक्सिम्स का, राइट, किसी मैक्सिम्स का जहां पे रेलिवेंस है उसको वहीं समझ लेंगे। लीगल में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत सारी मैक्सिम्स बहुत ज्यादा प्रोविजंस में आती हैं। तो जब उसे वहीं समझ लेंगे हम लोग तो हमें बाद में रटना नहीं पड़ेगा, है ना। और इसके साथ मान लो कि कमिटी एंड कमीशन आते हैं, राइट, कमिटी एंड कमीशन आते हैं। तो कई बार हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि काफी कमिटीज आ रही हैं, राइट। तो उन कमिटीज को हम लोग उसी टाइम पे पढ़ लेंगे। तो इससे ये बेनिफिट होगा हमारे लिए कि ताकि जब हम लोग बाद में जाकर दोबारा उनको पढ़ें तो हमें कोई भी चीज न्यू ना लगे। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जजमेंट हैं, इतने सारे जजमेंट है ना, बाद में रटना ना पड़े। हम लोग जैसे जैसे मान लो कि अभी आगे स्टार्ट करेंगे यूनियन एंड टेरिटरीज, उसमें भी जजमेंट है। उसके बाद जब हम फंडामेंटल राइट में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो आपके लैंडमार्क जजमेंट आते हैं वो फंडामेंटल राइट के ही आते हैं, राइट। तो हम लोग फंडामेंटल राइट के साथ साथ उन्हें कवर करते चलेंगे, है ना। तो पॉलिटी को पॉलिटी की नजर से नहीं, लक्ष्मीकांत को लक्ष्मीकांत की तरह नहीं, उसे हम लोग लीगल की तरह पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह पढ़ेंगे। इससे ये बेनिफिट होगा कि सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी और हम लोग चीजें लिंक कर पाएंगे। और लिंक कर पाने से क्या मतलब, चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी, है ना। बहुत ज्यादा हमें एक्स्ट्रा रटना नहीं पड़ेगा, सारी चीजें हमारे लिए इजी हो जाएंगी, राइट। तो ये बताना, मैंने बताया नहीं था, मुझे लगा कि आज बता देना चाहिए।
क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना, आज हमारा खत्म हो जाएगा फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलो पहले ये बता दो, कल की क्लास से किसी को कोई डाउट है? एनीबडी? वहां तक क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्क्रीन विजिबल है सबको? देखो जैसा कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19 वाला भी है 35 वाला भी, दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें के काफी ज्यादा चीजें हमारे आगे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, राइट। इसलिए ये दोनों हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो सबसे पहला जो इसमें बात किया गया कि इट वाज अ सेकंड माइलस्टोन टुवर्ड्स कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पावर अब दी जाने लगी थी, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन की तरह था, है ना, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन की तरह था कि हाँ चलो अब हमें चीजें खुद रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिल रही है हमें, राइट। और आप लोग एक चीज देखोगे कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है ना, राइट, और जैसे ही ये एक्ट पास हो जाता है, इसके बाद इलेक्शंस होते हैं इंडिया में। ठीक है, इसके बाद इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, इंडिपेंडेंस से पहले की ही बात कर रहे हैं हम, राइट, इंडिपेंडेंस से पहले की ही बात कर रहे हैं। इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीत कर आती है, और अराउंड 2 साल कांग्रेस पार्टी उस टाइम पर रूल करती है इंडिया में, और उस 2 सालों में कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया होता है। मतलब कि इंडिपेंडेंट होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, क्योंकि हमें मिल गया था कि हाँ आप लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, राइट। तो अब चीजें धीरे धीरे यहीं से स्टार्ट हो गई थी, है ना, धीरे धीरे आप लोग देखोगे कि हाँ अब लगने लगा था कि हम लोग बहुत जल्द इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। ठीक है, बट राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी और भी काफी सारी चीजें हुई थी। ठीक है, जैसे ही अभी हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि और भी अभी बहुत सारी चीजें हुई थी, है ना। चलो देखो सबसे पहला और जो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो चाहते थे कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन बने। ऑल इंडिया फेडरेशन का क्या मतलब है? मतलब कि जैसे देखो काफी सारे छोटे छोटे राज थे, सब आपस में अलग अलग थे, है ना, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, बट फिर भी सारे अलग अलग राज थे। तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना जितने भी, पहले तो जो ब्रिटिश प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस नहीं प्रोविंसेस जो हैं, और दूसरा प्रिंसली स्टेट है ना। अभी जो इंडिया का रियल मैप देखोगे आप लोग, जो अभी हमारा मैप है, ये पूरा का पूरा तो ब्रिटिश के अंदर था नहीं, वैसे इनडायरेक्ट वे में था, बट काफी जगह प्रिंसली स्टेट थे वो रूल करते थे, है ना, प्रिंसली स्टेट रूल करते थे। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि ये सबका एक फेडरेशन बने, है ना, सबका एक फेडरेशन बने। फेडरेशन का क्या मतलब होता है कि सभी लोग मिलकर एक कहे जाएं कि हाँ भाई सभी लोग एक हैं, एक कंट्री जैसा। कैसे आज हमारी कंट्री एक है, हर पार्ट को इंडिया कहा जाता है, वैसे ही। बट आप लोग को पता ही होगा, जाहिर सी बात है कि काफी सारे लोग इसके लिए रेडी नहीं होंगे। जैसे प्रिंसली स्टेट को रहा कि यार भले ही छोटी जगह के, बट हम राजा महाराजा तो है ना। अब कोई हमारा राजा महाराजा की पदवी छीन ले और कहे कि अब चलो तुम सब एक इंडिया हो, तो किसी को बुरा लगेगा। तो इन्होंने अलाउ नहीं किया, ये बेसिकली अलाउ नहीं किया, मतलब कि ये राजी नहीं हुए इस चीज के लिए कि नहीं नहीं भाई हमें नहीं आना इसमें। ठीक है, तो बेसिकली इन चीजों के लिए उन्होंने मना कर दिया था। बट हाँ ब्रिटिशर चाहते थे कि ये चीजें हो। अब देखो आगे क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू। इस एक्ट के थ्रू द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। ठीक है, इस एक्ट ने 3 चीजों में डिवाइड कर दी। क्या? पूरा पावर को 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, 3 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उससे तुलना करके इसकी बात करें, तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये कहाँ से इंस्पायर है? यहीं से इंस्पायर है। अब क्योंकि देखो 1935 के एक्ट में उन्होंने 3 लिस्ट लेकर के आए। पहला है आपका फेडरल लिस्ट। तो अब क्वेश्चन बनता है कि फेडरल लिस्ट में क्या था? जो
पहली चीज है फेडरलिस्ट। देखो एक सेकेंड, फेडरलिस्ट का ये मतलब हुआ कि ओनली सेंटर हैज पावर टू मेक लॉ। ठीक है, फेडरल लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट होंगे, राइट, जो जो भी सब्जेक्ट फेडरल लिस्ट में गिवन है उन पे रूल कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। जो मेन सेंटर की गवर्नमेंट है वो बनाएगी, राइट। और जो स्टेट लिस्ट है इसका क्या मतलब हुआ? स्टेट लिस्ट का ये मतलब हुआ कि ओनली प्रोविंसेस प्रोविंसेस हैज पावर टू मेक लॉ। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ प्रोविंसेस को पावर होगा लॉ बनाने का, मतलब जितने भी स्टेट है ना वो रूल बनाएंगे, राइट। अब जो आखिरी वाला था कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, अब इसमें दोनों लोगों को पावर होगा, राइट। कंकरेंट लिस्ट में जो भी चीजें हैं ना ये दोनों लोग को पावर होती है, राइट। जैसे कि हम आपको एग्जांपल देते हैं और ये क्वेश्चन कई बार आता भी है, तो आप लोग मेरी बातों को भी यहाँ से ध्यान से सुनना। जब हम लोग बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट की, तो मैंने कहा कि यहाँ दोनों के पास पावर होता है, सेंटर के पास भी पावर होता है, स्टेट के पास भी पावर होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझे याद है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था कि जो हमारा सीआरपीसी है, राइट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, है ना, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये कौन सी लिस्ट के अंदर में आता है? किसी को पता है? कोई मुझे बता सकता है? या फिर चलो आईपीसी की बात कर लेते हैं। आईपीसी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये सब किसके पास पावर है? कौन सा लिस्ट में आना चाहिए ये आप बताओ, सेंट्रल, स्टेट या फिर कंकरेंट? गेस करो, देखिए आप लोग कितना पकड़ पा रहे हो। कोई भी, एनीबॉडी, थोड़ा बहुत कुछ तो गेस करो, किस में आना चाहिए ये सारी चीजें, जितने भी हमारे ये लॉज होते हैं? सेंट्रल, सौरभ ने कहा सेंट्रल। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी? नहीं? कंकरेंट में। हाँ, क्या बताया अंशुमन? कंकरेंट में। कॉन्करेंट। कनकरेंट। गुड गुड। ये सारी की सारी जो मैंने सब्जेक्ट के नाम लिए, जितने भी ये लॉ के एक्ट हैं, ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं। सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर है। इसीलिए अगर आप लोग जब आगे पढ़ोगे ना, जब आप लोग कॉलेज में आके कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो देखोगे कि जितने भी एक्ट है ना, एक्ट तो सेंटर ने बना रखे हैं, ठीक है, बट उसमें अमेंडमेंट कर रखे हैं स्टेट ने। काफी स्टेट ने अपने अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट कर रखा है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, है ना, हर जगह के डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कल्चर है, काफी सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट हैं। तो सारे स्टेट अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें अमेंडमेंट करके रखते हैं। तो ये जो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे, सब के सब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ये क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखना। वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो आ जाओ, तो ये सारे लिस्ट थे हमारे पास, आगे आ जाओ। इट abolished diarchy in the provinces and introduced provincial autonomy in the place। अब याद करो, कल हम लोगों ने डायरकी के बारे में पढ़ा था, है ना, 1919 में पढ़ा था, 1919 वाले एक्ट में पढ़ा था। तब हम लोगों ने वहां पे क्या डिस्कस किया था? मैंने कहा था ना कि डायरकी बनाई गई है, बट मैंने फिर कहा कि साइमन कमीशन जब आया था ना तो उसने डायरकी को क्रिटिसाइज किया था कि नहीं, डायरकी सही नहीं है। तो ये सेम काम आके जो डायरकी है उसे खत्म किया गया, ठीक है। बट देखो आगे क्या हुआ, कि जब हम लोग आगे जाके देखेंगे कि उन्होंने डायरकी खत्म तो की, बट पूरी तरीके से नहीं खत्म की। उनका कहना था कि नहीं, डायरकी को पूरी तरीके से खत्म नहीं करते हैं, इसको थोड़ा बहुत रहने देते हैं, राइट। बट इनका ये चीजें भी सक्सेसफुल नहीं हुई, डायरकी कहीं पे नहीं रह पाई, ठीक है। चलो, उनका बेसिकली ये चाहते थे ना कि सेंटर में डायरकी रहे, भले ही स्टेट में हम लोगों ने खत्म कर दिया है, राइट, बट ये चीजें आगे भी नहीं चली, ना स्टेट में रही ना सेंटर में रही, कहीं नहीं रही।
अब देखो यहाँ पे जो बात किया गया है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का, ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने का क्या मतलब है? मतलब कि अब जो स्टेट हैं उनके पास बहुत ज्यादा पावर है। ऑटोनॉमी का ये मतलब है कि हाँ, एक तरीके से वो लोग काफी ज्यादा फ्रीडम अब है उनके पास, ठीक है, काफी ज्यादा फ्री हैं वो, तो उनको अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कौन से एक्ट से आई थी, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, ठीक है। आ जाओ, अब देखो, इट प्रोवाइडेड फॉर एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। मैंने कहा ना कि सिर्फ उन्होंने स्टेट में खत्म किया था, बट वो चाहते थे कि स्टेट में रहे, राइट। इसीलिए जो फेडरल सब्जेक्ट है उन्होंने कोशिश भी की कि इसको रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट में डिवाइड कर दें। अब रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट याद आ रहा है, कल डायरकी में पढ़ा था हम लोगों ने, है ना, कि डायरकी में ये चीज थी, बट ये लोग ये चाहते थे कि सेंटर में ये चीज बनी रहे, डायरकी सेंटर में बनी रहे, बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। मैंने बोला ना कि कांग्रेस इस टाइम तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, है ना, धीरे धीरे कांग्रेस बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी, तो उन्होंने इस चीज को लागू नहीं करवाने दिया कि नहीं भाई डायरकी बिल्कुल नहीं रहेगी, कहीं नहीं रहेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जो अब आगे हमारे साथ चीजें हुई वो है कि इट इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। इन्होंने ये कोशिश की कि जितने भी टोटल 11 प्रोविंसेस थे ब्रिटिशर्स के, ठीक है, वो चाहते थे कि 6 में, उन 11 में से 6 में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, उन 11 में से 6 में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाइकैमरलिज्म क्या है। कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, राइट। कल हम लोगों ने बात की थी कि बाइकैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है। तो एक बात बताओ, पूरा जो हमारा सेंटर है, सेंटर में तो है बाइकैमरलिज्म, ये सबको पता है। क्या स्टेट में हमारे बाइकैमरलिज्म है? कोई भी ऐसा स्टेट जहां पे दो दो हाउसेज हों? आप लोग को आइडिया है किसी को? हाँ, ठीक है, सौरभ ने बोला कि हाँ उसे आइडिया है कि स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है। कौन कौन से स्टेट में है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कौन कौन सा स्टेट है जहाँ पे। अच्छा, 6 स्टेट्स में है, ठीक है। सौरभ नाम बताओ कौन से वो 6 स्टेट हैं जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है, जहाँ पे दो दो हाउस हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। बताओ, एनीबडी? वैसे जब इसके बारे में जब हम लोग पार्लियामेंट पढ़ेंगे ना, तो पार्लियामेंट में भी बात करेंगे। ओके, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तो 5 हुआ, और छठा पता है? कर्नाटका। गुड, बट नॉट टू गुड। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। लोगों ने बोला कि 6 स्टेट में है, राइट, बट अब ये 6 में ना होकर के 5 स्टेट में है। बता रहे हैं कैसे। देखो, इसको ऐसे याद रखना है कि अगर ये याद रखना हुआ ना कि कितने स्टेट में बाइकैमरलिज्म है जहां दो दो हाउस हैं, तो पहले तो दो पड़ोसी, यूपी बिहार, है ना, इन दोनों के पास बाइकैमरलिज्म है, ठीक है। और जो दो हैं हमारे, महाराष्ट्र और उसका पड़ोसी कर्नाटका। अरे यार ये पेन, ठीक है। और दो स्टेट जो आपस में एक दूसरे से टूट के बने थे, दैट इज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, राइट। लोगों को ये पता है, पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी हुआ करता था, राइट, जम्मू एंड कश्मीर में भी दो दो असेंबली हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाइकैमरलिज्म वो भी स्टेट था। बट क्योंकि अब ये यूनियन टेरिटरीज बन गया है, तो अब नहीं है ना, अब नहीं है, तो जम्मू एंड कश्मीर को पहले काट दो, ये नहीं है। और साथ ही आंध्र प्रदेश ने भी अब हटा दिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने भी अब हटा दिया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब ये दोनों नहीं है। तो यूपी, बिहार, एमपी, सॉरी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स ने जो उनके 11 प्रोविंसेस थे उनमें से 6 में
उन्होंने बाइकैमरलिज्म स्टार्ट करने की बात की। अब आ जाओ आगे, और इस एक्ट में क्या हुआ था। इस एक्ट में उन्होंने, अब जैसे देखो, आप एक क्रोनोलॉजी समझो, 1909 में उन्होंने कितने स्टेट को दिया था, ये किन किन क्लासेस को दिया था कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है 1909 वाले एक्ट में, बताओ। एनीबडी, कोई भी माइक ऑन करके बता सकता है। याद नहीं है आप लोग को, इतनी जल्दी भूल जा रहे हो, बताओ बताओ। 1909 में मुस्लिम्स को दिया गया था। उसके बाद जब 1919 वाला एक्ट आया, उसमें सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन को दे दिया गया। बट जब ये वाला एक्ट आया ना 1935, इसमें इन्होंने डिप्रेस क्लास को दे दिया, वुमेन्स को दे दिया, लेबरर को दे दिया, राइट। जबकि मैंने बात की थी कल के क्लास में कि गांधी जी बिल्कुल अगेंस्ट थे कि अब ये सेपरेट क्लास, जो ये सेपरेट इलेक्टोरेट है देते रह रहे हैं सबको, ना दे। फिर भी इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कर ही दिया कि नहीं, ऐसे डिप्रेस क्लास, वुमेन और लेबर को भी हम देंगे। और ऐसा, ये कोई बहुत ज्यादा मेहरबान नहीं थे, ये बस चाहते थे कि सोसाइटी को कैसे भी बांट दिया जाए, है ना, वो सोसाइटी को कैसे भी बांटना चाहते थे। ठीक है, चलो, क्लियर है गाइस, सब समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। सर ऐसा ना हो, डिप्रेस्ड क्लासेस क्या मतलब होता है? देखो, डिप्रेस क्लासेस बेसिकली यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उनके लिए बोला जा रहा है। इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट, है ना, जो शेड्यूल कास्ट है यहाँ पे उनको एज ए डिप्रेस्ड क्लास रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, क्योंकि काफी पिछड़े थे वो लोग, उनके लिए ऐसा कहा। और बेसिकली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि शेड्यूल कास्ट को भी मिले। ठीक है, बट क्या हुआ ना कि बाद में फिर जब गांधी जी और इनमें जब ये हो गया, जब समझौता हो गया, तब वो भी पीछे हट गए थे इस चीज के लिए। बट ब्रिटिशर्स ने फिर भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट आएगा डिप्रेस क्लास के लिए भी। ठीक है, क्लियर। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें वोटिंग की जो राइट है ना, और थोड़ा सा इंक्रीज कर दी गई, है ना। लास्ट वाले एक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, थोड़ा बहुत लोगों को वोट देने का राइट मिला था, राइट, जो कि एजुकेटेड थे, जो टैक्स देते थे। अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि अराउंड 10% पॉपुलेशन को वोटिंग राइट दे दी गई। अराउंड 10%, वैसे तो बहुत कम है, बट फिर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ था इसमें, राइट। चलो, और भी इसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई थी, तो देखो, it it provided for establishment of RBI to control the currency credit of the country। तो देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि इस एक्ट से आरबीआई बनाने की बात की गई थी, राइट, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होना चाहिए, जो कि यहाँ की करेंसी को कंट्रोल करे, राइट। तो इसके लिए आप लोग आंसर लिख लो कि आरबीआई कब बना था, 1937 में उन्होंने बात की थी, 1937 में आरबीआई बन गया था। ठीक है, नो 97 में नहीं यार, 37 में नहीं, 35 में बना था ये, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया। आरबीआई 35 में बना था, 1935 में। ठीक है, 37 में फेडरल कोर्ट बना था, मुझे इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। फेडरल कोर्ट, जो आज का हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको पहले फेडरल कोर्ट बोलते थे। ठीक है, पहले फेडरल कोर्ट बोलते थे। तो यहाँ पे आप लोग लिख लो एक चीज फेडरल कोर्ट के बारे में, राइट, कि जो फेडरल कोर्ट है ये बना था 1937 में, बट बाद में इसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, है ना, सुप्रीम कोर्ट। बट जब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए ना कि सुप्रीम कोर्ट कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आप 1937 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि वो तब फेडरल कोर्ट हुआ करता था। जब सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात हो, तब आप लिखोगे 26 जनवरी 1950। ठीक है, जिस दिन हमारा संविधान फुल्ली इन्फोर्स हो गया था, उस दिन एस्टेब्लिशमेंट डेट माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का, राइट। तो जो फेडरल कोर्ट क्वेश्चन में आए तो आप 1937 लिखोगे, जब सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन में आए 1950 लिखोगे। बट अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में कब बना था, इसका आंसर बताओ मुझे आप लोग।
बताओ कलकत्ता में कब बना था गाइस? हमने पढ़ा हुआ है, ये कौन से एक्ट से भी आया था, ये सभी पढ़ा हुआ है हमने। ध्यान है किसी को? ये सर मे बी रेगुलेटिंग 1935। नहीं नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट से बना था, याद करो। मैंने कौन सी, शायद पहली क्लास में ही पढ़ाया है ये। नहीं पहली नहीं, दूसरी यस क्लास में पढ़ाया था ये। मैंने तो यहाँ तक लिखवाए थे कि 4 जज थे, उसमें से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। पीछे वाली चीजें रिवाइज करते रहो, भूलना नहीं यस है। सर, एक डायरेक्टर जनरल थे और एक क्या सुना है। हाँ हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखना है पीछे वाली चीजों को भी। चलो, यहाँ तक क्लियर है सबको बिल्कुल अच्छे से? कोई डाउट? आगे एक पॉइंट जो है हमारा रह गया, वो है ये वाला कि इट प्रोवाइडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब यहाँ पे इस एक्ट में ये भी बात की गई कि पहले तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा ही, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। साथ में प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। अब इसको तुम लोग कैसे समझ सकते हो? पहले तो यूनियन वाला, जैसे आज का यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद प्रोविंशियल का क्या मतलब हुआ? प्रोविंशियल जो दूसरा बात कर रहा है, मतलब स्टेट वाला। लाइक हर स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना। लाइक यूपी का है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार का है जिसको बीपीएससी बोलते हैं। सब स्टेट लेता है अपना अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, राइट। तो यहाँ पे बात की गई कि हाँ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये लोग एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बना सकते हैं अगर ये चाहें तो, है ना। जैसे मान लो कि एग्जांपल दे रहे हैं, आज बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके एक अलग ही पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहती है, तो बिल्कुल बना सकती है ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से, राइट। ये उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1935 के एक्ट से, राइट। क्लियर है? और लास्ट वाला तो भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया, फेडरल कोर्ट वाला। तो आप लोग मुझे बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या सबको अच्छे से क्लियर है? यस सर। एनीबडी, कोई भी डाउट इसमें? कहीं से कुछ भी? अब देखो 1935 के बाद, 1935 के बाद जो हमारा अगला एक्ट है वो डायरेक्ट आ जा रहा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ठीक है। बट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से पहले इसकी बीच की घटनाएं समझेंगे हम लोग कि ऐसा क्या हुआ था कि हमें इंडिपेंडेंट मिल गया, राइट। तो इसके बीच की जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग इंडिपेंडेंट एक्ट अच्छे से समझ सकें। अब जैसे आओ एक एक करके चीजें लेते हैं। जैसे आप लोग देखो, यहाँ पे आते हैं हम लोग, 1935 का एक्ट आया था, ठीक है। 1935 के एक्ट के बाद क्या हुआ? 1935 के एक्ट के बाद 1937 में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है। मैंने अभी बात की कि कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा और वो मैक्सिमम जगह जीत के आई और उसने गवर्नमेंट बनाया, ठीक है। अराउंड 2 साल कांग्रेस रूल करती है, ठीक है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है अराउंड 2 साल रूल करती है, अराउंड 1939 तक, राइट। ये लिख लेना आप लोग। अब इसके बाद क्या होता है? 2 साल कांग्रेस रूल करती है, इसके बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है ना, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, इन्होंने ऑटोमेटिकली इंडिया को अपनी पार्टी बना दिया, है ना। मतलब इंडिया को ऑटोमेटिकली इन्होंने ऐड कर दिया कि इंडिया हमारी हमारी तरफ से वर्ल्ड वॉर लड़ रही है। और फिर यहाँ के लोगों ने बोला कि आपने तो पूछा ही नहीं हमसे, मतलब बिना हमसे पूछे हमें वॉर में ढकेल दिया कि हाँ भाई इंडिया हमारी तरफ से लड़ रही है। यहाँ के सोल्जर ले जाने लगे, सारी चीजें करने लगे। तो जो पूरी की पूरी कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, सबने रिजाइन कर दिया, बोला नहीं नहीं भैया हमें नहीं जाना वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, हम नहीं जाना चाहते। तो पूरी की पूरी कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद फिर घटनाएं कैसे आगे बदलती हैं। इसके बाद वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला?
वर्ल्ड वॉर चला है आपका 1939 से 1945 तक। वर्ल्ड वॉर 2 था ये। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। एंड वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 तक। अब क्या हुआ कि इंडिया ने जाने से मना कर दिया, बट इन्होंने इंडिया को पार्टी बना दिया था ऑटोमेटिकली। अब 1942 में 1942 में, ठीक है, 1942 में एक मिशन इंडिया आया, ठीक है, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ये कब आया था क्रिप्स मिशन इंडिया? 1942 में। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि देखो इसके जो हेड थे ना वो सर क्या नाम है उसका, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, तो उन्हीं के नाम से इस क्रिप्स का नाम पड़ा था क्रिप्स मिशन। अब वो इसलिए इंडिया आए थे, वो लोगों ने बोला कि इंडिया हमारी सपोर्ट करे वर्ल्ड वॉर में, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम आप लोगों को इंडिपेंडेंट दे देंगे, ऐसी बात कही उन्होंने। ठीक है, इन्होंने कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, और ये अराउंड कब की बात है? 1942 के मार्च की बात है। ठीक है, मार्च की बात है। उन्होंने बोला कि इंडिया हमारा सपोर्ट करे, ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट दे देंगे। तो इंडिया ने बोला नहीं, ना ही कांग्रेस इसके लिए रेडी हुई, ना ही मुस्लिम लीग इसके लिए रेडी हुई कि नहीं नहीं हम नहीं सपोर्ट कर रहे तुम्हारा। तुम लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हमें धोखा दिया था। आप लोगों को पता हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने लोगों से कहा था, गांधी जी ने इंडियन से कहा था कि आप लोग अंग्रेजों का साथ दो वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर 1 जैसे ही खत्म होगा ये लोग हमें इंडिपेंडेंट दे देंगे। बट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उन्होंने नहीं दिया। तो हम लोग को पता था कि पहले भी ये धोखा दे चुकी हैं, दोबारा से देंगे ये, तो इसीलिए हम लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया उसका। ये मार्च 1942 की बात है। ठीक है, सारे डेट्स ध्यान से समझते चलना और कॉपी में आप लोग लिखते भी चलना। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? अगस्त 1942 आ गया। उसी साल अराउंड 4-5 महीने बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, स्पेशली गांधी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, आई थिंक इसके बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हें लगा कि ये सही टाइम है, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए, वर्ल्ड वॉर भी चल रहा है, हम लोग चाहते हैं कि ये लोग भारत छोड़ दें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सिनेरियो स्टार्ट होने लगे थे, और भी काफी सारी चीजें हुई थी, लाइक जो आपके इंडियन नेशनल, क्या नाम था उसका, आईएनए, है ना, जो मिलिट्री थी, जो आर्मी थी सुभाष चंद्र द्वारा बनाई गई, वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। जो हमारे आर्म फोर्सेस थे उसमें भी बहुत ज्यादा विरोध हो गया था कि नहीं हम लोग ब्रिटिशर्स का साथ नहीं देंगे। राइट, तो इन लोगों को लग गया था कि अब इंडिया को गुलाम बना के नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कि अब हम लोग इंडिया पे और ज्यादा रूल नहीं कर सकते, ऐसा सिचुएशन आ गया था कि अब इन्हें लग गया था कि यार अब तो जाना ही पड़ेगा। और क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी बहुत ज्यादा हालत बुरी हो गई थी, बहुत ज्यादा, तो इन्होंने फिर फाइनली डिसाइड किया कि अब इंडिया को इंडिपेंडेंट कर देंगे। तो एक डेट याद रखो आप लोग, लिख लिया सबने? इसको इरेज कर दें। इसके बाद 25 1947, 25 1947 को जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनका नाम था क्लीमेंट एटली, है ना, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने बोला कि अब हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। राइट, तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब एक नया एक्ट आने वाला था, जिस एक्ट का नाम था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। अब इस एक्ट में डिस्कस किया जाएगा कि इंडिया को कैसे इंडिपेंडेंट करना है। पहले यहां तक बताओ आप लोग, ये कहानी आप लोग को समझ में आई, कैसे कैसे सारी घटनाएं हुई थी?
गाइस, इज इट क्लियर टू ऑल? सबको क्लियर है ये? अब देखो, जो इससे पहले एक और घटना होनी शुरू हो गई थी। अब जैसे जो क्रिप्स मिशन आया था वो तो फेल हो गया था, है ना? मैंने बताया कि क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। एक सेकंड गाइस, मम्मी, मम्मी, फोन, पापा, उठा लो, उठे लेने की। हाँ सॉरी। तो जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया ना, तो इसके बाद एक कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन। और ये आया था 1946 में। 1946 में आया था। अब देखो, क्रिप्स मिशन फेल होने के बाद जब ये कैबिनेट मिशन आया ना, ये एक तरीके से पास रहा। ठीक है, कैबिनेट मिशन पास रहा, क्योंकि ये जो कैबिनेट मिशन आया था ये बोला कि इंडिया को इंडिपेंडेंट, तो चलो ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंट होना चाहती है, बट उसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो होना चाहिए। कि अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो कौन रूल करेगा, क्या तरीका होगा, कुछ तो पता होना चाहिए। तो इस कैबिनेट मिशन ने बात कही इसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, है ना? कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, और ये असेंबली मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, और जिसके बाद हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हुई थी, ये सारी घटनाएं हुई थी। तो कैबिनेट मिशन 1946 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 लोग थे। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 लोग थे, आप तीनों का नाम लिख लो जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैबिनेट मिशन सक्सेसफुल रहा था तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो लिख लो, कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग थे उनके नाम लिख लो आप लोग। पहला जो नाम था वो थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। जो दूसरे मेंबर थे कैबिनेट मिशन के, जिनका नाम था सर स्टफर्ड क्रिप्स। याद करो, ये वही क्रिप्स हैं जो क्रिप्स मिशन में भी आए थे बट तब फेल हो गए थे, ये दोबारा आए हैं कैबिनेट मिशन में। एवी अलेक्जेंडर। अब गाइज यहाँ पे पता है एक चीज निकल कर सामने आती है कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे इस क्वेश्चन में। अभी तो मैंने बता दिया आपको कैबिनेट मिशन के बारे में कि कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, उसने बात कही कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाए, और उसके ये तीनों लोग मेंबर थे। आपको पता है क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आपको ऑप्शन फॉर्म में आएगा, ऑप्शन फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन ये पूछा रहेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तब आपको इन तीनों का नाम याद होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो चौथा ऑप्शन दे दें कि चलो लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। और पता है आपको, पिछले 2-3 सालों से ये ट्रेंड रहा है कि अब वो कुछ क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में भी पूछते हैं, है ना? वो डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, वो पूछेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से प्रिपेयर रहना है, राइट? समझ में आ रही है चीजें कि मैंने इनका नाम क्यों लिखवाया, क्योंकि ये तीनों के नाम क्यों पता होने चाहिए थे, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक बताओ गाइस, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, आ जाओ। देखो यहाँ पे बेसिकली कॉजेज दिए गए हैं कि क्यों ये इंडिपेंडेंट एक्ट आया था, जिसके बारे में ऑलमोस्ट हम लोगों ने बात कर ही ली, है ना? कि जैसे मान लो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, राइट? ब्रिटिश कमजोर हो गया था इकोनॉमिकली। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, क्या नाम है उनका, सुभाष चंद्र बोस का, उनका बहुत बड़ा योगदान था। क्रिप्स प्रपोजल ऑलमोस्ट फेल हो गया था, क्विंट गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, कैबिनेट मिशन आया था,
राइट, जिसने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 आया, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। फाइन, आ जाओ इसके प्रोविजंस पे आते हैं। इसका प्रोविजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान देना। देखो इस प्रोविजंस में क्या कहा गया, इस एक्ट में क्या कहा गया, ended British rule in India and declared India as an independent and sovereign state from 15th August 1947। मतलब ब्रिटिश रूल इंडिया में खत्म होता है और इंडिया को अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया जाता है। कब से? 15 अगस्त 1947 से। इसीलिए आप लोग देखोगे जो हम लोग अपना ये मनाते हैं ना, इंडिपेंडेंट डे है ना, इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। राइट, आगे आ जाओ। इस एक्ट से ये भी चीज हुआ कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए गए, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो देखो क्या हुआ ना कि जब ये लोग बात कर रहे थे, जब कैबिनेट मिशन आया था, ये स्टोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सुनो। जब कैबिनेट मिशन आया ना इंडिया में, तो उसने बात की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो कि मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने बोला कि ना ना, हमें नहीं चाहिए, हमें नया पाकिस्तान चाहिए, हमें एक अलग पाकिस्तान चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं किया, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि नहीं भाई, मिल लीजिए, मिल के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा उसमें। बट जिन्ना नहीं माने। ठीक है, तो फिर ये प्रपोजल पास हुआ कि ठीक है, चलो ठीक है, जिन्ना नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग दो अलग अलग कंट्री बना देते हैं। ठीक है, दो अलग अलग कंट्री बना देते हैं। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि एक इंडिया बना दिया गया और एक पाकिस्तान बना दिया गया। और ये बहुत ही टफ टाइम था। अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, तो बेसिकली इंडिया की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी ना, इतनी ज्यादा कि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट हो रहे थे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से लोग लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, धर्म के नाम पे बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि जो इंडिया में हिंदू मुस्लिम साथ में नहीं रह सकते हैं, तो हमें एक अलग कंट्री चाहिए होगा। और इस पे जिन्ना ने कोई कसर नहीं छोड़ी ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई, लोग आपस में नहीं रह सकते। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था कि जब 1946 में कैबिनेट मिशन आया था ना, तब जिन्ना ने एक डेट है, आप लोग डेट याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं भी याद रखोगे तो कोई बात नहीं है। 16 अगस्त 1946, मतलब इंडिपेंडेंस से ऑलमोस्ट एक साल पहले जिन्ना ने बंगाल में डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था। डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से उसको जाना जाता है। मतलब उन्होंने खुलेआम ऐसा बोल दिया था कि जो भी देखे उसे मारो, ऐसा वाला हाल था। ठीक है, मतलब इस सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो फाइनली जाके इस पे मानना पड़ा कि हाँ भाई चलो ठीक है, नई कंट्री बना देते हैं, एक इंडिया एक पाकिस्तान। ठीक है। बट यहाँ पे देखो एक वर्ड दिख रहा होगा आप लोग को, लिखा हुआ है कि एज प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन। टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, ये डोमिनियन का क्या मतलब होता है गाइस, किसी को पता है डोमिनियन का मतलब? यहाँ डोमिनियन की बात क्यों की गई है और डोमिनियन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे, एनीबडी? देखो जो डोमिनियन है ना, वो इंडिपेंडेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आओ हम आप लोग को एक डायग्राम से बताते हैं। जैसे मान लो ये डायग्राम है आप लोग के पास, मैंने एक ये टाइम पीरियड बना दिया बिफोर 1947। ठीक है गाइज, बिफोर 1947 हम लोग क्या थे? कोई मुझे बताए, कोई मुझे बताए 1947 से पहले हम लोग क्या थे? बताओ बताओ। स्लेव थे, गुलाम थे, अंग्रेज के। बिल्कुल, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कोई? हाँ, क्यों है डाउट होगा, बिल्कुल गुलाम थे हम लोग।
अब 1947 से लेके 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जैन 1950 तक जो ये टाइम पीरियड था ना, मतलब कि 15 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम लोग डोमिनियन थे। डोमिनियन का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि हाँ, आपको आजादी तो दे दी गई है, आप आजाद तो हो, बट स्टिल जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, वो ब्रिटिश क्राउन होगा। ठीक है, मतलब कि आज सब कुछ आप खुद करोगे, आप अपने सारे कंट्री का डिसीजन आप खुद लोगे, बट स्टिल जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होगा ना, वो कौन होगा? ब्रिटिश क्राउन होगा। आप इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अभी भी कुछ कंट्री हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया हो गई, जो अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की डोमिनियन थी। हम लोग को लगता होगा ना कि वो टोटली फुल्ली तरीके से इंडिपेंडेंट है, नहीं, सारा रूल वो खुद बनाते हैं, पूरा कंट्रोल उन्हीं का खुद ही है, बट कहने के लिए, सिर्फ कहने मात्र के लिए अभी भी वो डोमिनियन थे। तो हम लोग भी 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन स्टेट थे। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के टिल नाउ, अभी तक, और ये आगे भी चलता जाएगा, नाउ वी आर टोटली सोवरेन कंट्री। अब हम लोग फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, किसी का डोमिनियन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। हमारे राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद है, सॉरी द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, तो ये हुआ कि ये टाइम पीरियड आप लोग याद रखना, कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम लोग सोवरीन हो गए थे 1947 के बाद ही, नहीं, 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक हम डोमिनियन थे। उसके बाद हम लोग पूरी तरीके से एक सोवरीन इंडिपेंडेंट कंट्री हो गए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इन्फोर्स हो गया। इसमें डाउट है किसी को? आई थिंक अब आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है। यहां तक बताओ, सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ, हाँ ये पॉइंट, एबॉलिश पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था उस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो अब क्यों कोई ब्रिटेन में बैठा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमारे यहाँ का सारा जानकारी लेगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया। द गवर्नर जनरल एम्पावर्स गवर्नर जनरल टू एक्ट एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। ये जाहिर सी बात है कि जो गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर्स होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होंगे, जिनको हम लोग आगे जाके देखेंगे कि इनमें काफी ज्यादा चेंजेस होते हैं। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो फिर हमारा क्या क्या होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। चलो आगे आते हैं। इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें खत्म कर दी जाती हैं, राइट। जो सिविल सर्विसेज के लिए जो अपॉइंटमेंट थे वो तरीका खत्म कर दिया जाता है, फिर अब नए तरीके से सारी चीजें होती हैं। जब आगे जो एक्ट्स बनते हैं ना, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। It empowered the Constitutional Assembly of the Constitution to Dominion to frame and adopt any constitution from their respective nations and to repeal any act of the British Parliament, including the Independent Act itself. क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इस लाइन का ये मतलब हुआ कि पहले तो दोनों डोमिनियन कंट्री बनी, इंडिया भी पाकिस्तान भी, और इनको ये पावर दिया गया कि आप कोई भी एक्ट को अडॉप्ट कर सकते हैं जो हम लोगों ने पहले बनाया है। आपको लाइक जो जो चीजें पसंद आ रही है आप अडॉप्ट कर लो, और जो जो चीजें नहीं पसंद आ रही है आप उसे रिपील कर दो। ठीक है, उसे खत्म कर दो। इवन आप जो ये एक्ट है ना, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, इसे भी खत्म कर सकते हो। मतलब कि पूरी तरीके से जो पावर ऑफ ट्रांसफर हो गया था कि हाँ भाई अब आप पूरी तरीके से हो। क्राउन सीज टू बी द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। बिल्कुल, क्राउन भी अब हमारे सोर्स ऑफ अथॉरिटी नहीं रहेंगे, अब हमें उनकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। और जो एक लाइन और लिखी गई है कि डोमिनियन स्टेटस वाज गिवन, जाहिर सी बात है, अभी मैंने कहा ना कि 1947 से हमें डोमिनियन स्टेट मिला था, बट ये कब खत्म हो गया? 26 जनवरी 1950। तो ये था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट। अच्छा भी है। अब देखो, अभी तो ये इतना नहीं है, इसमें भी हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, राइट। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पहले
एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उस गवर्नमेंट के हेड कौन थे, ये सब काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, सबके नाम लिखेंगे, राइट, कौन कौन जो इंपॉर्टेंट थे उनके सबके नाम लिखेंगे हम लोग। तो एक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, राइट, और ये कंफ्यूजिंग भी हो जाता है लोगों के लिए कि सबसे लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे। जाहिर सी बात है, अब ब्रिटिशर जा रहे थे तो लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल की जब बात की जाएगी ना कि कोई अंग्रेज, लास्ट अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, दैट इज लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, और ये भी जब क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया के, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जा रही है, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, सोचो आप। जैसे क्योंकि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना वो बाद में गए हैं, 1948 के करीब में गए हैं। ठीक है, तो इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में ही, तो एक तरीके से आखिरी गवर्नर जनरल भी वही थे ब्रिटिश के, और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल, इंडिपेंडेंट इंडिया की, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी वही थे। अब देखो यहां से क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज होता है, बट वो तो अंग्रेज थे, बट अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, मतलब भारत आजाद हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, बट फिर लॉर्ड माउंटबेटन चले गए, तो उसके बाद इंडियन को गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है, किसी भारतीय को, और वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ये हमारे फर्स्ट इंडियन भारतीय गवर्नर जनरल थे। और क्योंकि ये जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था ना ये भी खत्म कर दिया गया, तो जो सी राजगोपालाचारी थे वो फर्स्ट इंडियन भी थे और लास्ट इंडियन भी थे, मतलब पहले भी वो आखिरी भी वो, उसके बाद कोई बना ही नहीं, ये पोस्ट ही खत्म कर दिया गया। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, बट इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, वर्डिंग पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जो एक एक वर्ड लिखा गया है ना वो क्या लिखा गया है, राइट, कि क्या वो पहला इंडियन पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है वो, इस पे ध्यान देना है, राइट। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान देके सारी चीजों को हमें समझना है। अब ये सब कुछ बताया गया है कि इसका क्रिटिसिज्म क्या था, जाहिर सी बात है कि कुछ क्रिटिसिज्म ये थे कि लाइक हमारी कंट्री दो भाग में डिवाइड हो गई, हम लोगों ने आज़ादी इस बिना पे तो नहीं मांगी थी कि हमारी कंट्री दो भाग में डिवाइड हो जाए, एक पाकिस्तान हो जाए एक इंडिया हो जाए, है ना। और ये भी एक क्रिटिसाइज किया जाता है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस बहुत डिले हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हमें इंडिपेंडेंस मिल जाना चाहिए था, राइट, एक तो ये प्रॉब्लम हुई। और दूसरी ये बात कही गई ना कि जो ये लोग आए थे ना इन्होंने एक छूट दे दी थी, जब ये इंडिपेंडेंट एक्ट बना तो इंडिया में जाहिर सी बात है बहुत प्रिंसली स्टेट थे, तो इन्होंने ये बोल दिया ना कि भाई जो ये प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको पूरा पावर है, या तो ये इंडिया के साथ जा सकते हैं, या तो ये पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या तो ये फ्री भी रह सकते हैं। इसके पीछे भी काफी कुछ लंबी कहानी है, कल जब हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना हम लोग मंडे को, तब हम लोग इस बारे में और सारी चीजें ऐड करके समझेंगे कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कितने मेंबर थे, किसने सपोर्ट किया किसने नहीं सपोर्ट किया, क्या क्या चीजें हैं, सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो गाइज आप लोग मुझे बताओ अभी आज की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट, राइट, कोई डाउट नहीं। मंडे से हम लोग अब अपनी रेगुलर क्लासेस में हो जाएंगे, ये हम लोग का आखिरी डेमो क्लास था, ठीक है। तो आप लोगों को एनरोल होना होगा तो आप लोग मुझे सैटरडे संडे तक में बता देना, फिर हम लोग मंडे से रेगुलर क्लासेस आगे कंटिन्यू रखेंगे यहीं से, है ना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। चलो एनीबडी एनी क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं, चलो फिर मंडे को मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, बाय।